सरला जी और विनोद जी अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे थे। बेटा अनुराग भी अब शादी के लायक हो चुका था। बेटी केशवी की उन्होंने 3 साल पहले ही शादी कर दी थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी। अनुराग भी अब नौकरी कर रहा था और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो गया था। अब सरला जी और विनोद जी अनुराग की शादी करने की सोच रहे थे और उसके लिए लड़की का चुनाव किया जा रहा था। काफ़ी सोच समझ के बाद उन्होंने आम्रपाली को अनुराग के लिए पसंद किया था। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, तेज तर्रार और हर तरह से काबिल। अनुराग को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जल्द ही अनुराग और आम्रपाली की शादी हो गई और आम्रपाली अनुराग की पत्नी बनकर सरला जी और विनोद जी के घर में आ गई। अनुराग सरला जी और विनोद जी का इकलौता बेटा था। आम्रपाली उस घर में आते ही खुद को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। जो समझकर उसे लाया गया था वह वैसी बिल्कुल नहीं थी। वह सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर रखना चाहती थी। सरला जी और विनोद जी बहुत होशियार थे। उन्हें पता था कि घर में कलह करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वे दोनों अपने काम से काम रखते थे। उन्हें पता था कि आम्रपाली को ही अब इस घर को आगे संभालना है, तो उसे जैसा ठीक लग रहा है करने दो। बस उन्हें वक्त पर अपना खाना पीना, सुई दवाई वगैरह मिलती रहे तो फिर उन्हें और क्या ही चाहिए। इसलिए घर का माहौल ठीक ठाक ही था, क्योंकि सरला जी भी काफ़ी सीधी सादी थी, तो बहू के तेज़ होने का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। और अनुराग भी ऑफिस में रहता था, तो वह देख नहीं पाता था कि उसकी बीवी घर में क्या हरकतें कर रही है। माँ बाप अनुराग को कभी घर के पचड़ों में फंसाते नहीं थे। उन्हें पता था इन सब से अनुराग को ही परेशानी होगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते आम्रपाली ने अनुराग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। भले ही सरला जी और विनोद जी अनुराग से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आम्रपाली नियमित रूप से अनुराग के कान भरती थी और उसे उसके माँ बाप के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बताती रहती थी। किसी भी व्यक्ति को बार बार ऐसी बातें बोलो तो कहीं ना कुछ उसे सच लगने लगता है, क्योंकि माँ बाप ने कभी अपनी तरफ से कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं की। उन्हें तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आम्रपाली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। आम्रपाली के 2 बच्चे भी हो चुके थे और पूरे घर में उसका वर्चस्व हो चुका था। विनोद जी और सरला जी सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, लेकिन फिर भी आम्रपाली के मन में हमेशा यह बात आती थी कि विनोद जी और सरला जी को इस घर से निकाल दिया जाए, ताकि वह पूरे घर को पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा सके। लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि वह घर सरला जी के नाम पर था। घर की मालकिन को ही वह आखिर घर से कैसे निकाल देती। और उसे पता था कि उसके ससुर कितने भी सीधे हों, इतने बेवकूफ़ नहीं कि अपने जीते जी वह घर उसके या उसके पति के नाम पर कर दे। इसलिए वह थोड़ी मजबूर हो जाती थी और इसी मजबूरी में वह सरला जी और विनोद जी को झेल भी रही थी। देखते देखते आम्रपाली और अनुराग की शादी को 10 साल बीत गए। इस बीच विनोद जी का बीमारी की वजह से देहांत हो गया। विनोद जी के जाने के बाद सरला जी बिल्कुल टूट गई और अकेली रह गई। अब तो आम्रपाली की और भी ज़्यादा मनमानी हो चुकी थी, क्योंकि विनोद जी के रहते वह पूरी तरह से सरला जी को अपने काबू में नहीं कर पाती थी। विनोद जी उन्हें सहारा देते रहते थे, समझाते रहते थे, लेकिन अब सरला जी टूट चुकी थी। अब आम्रपाली उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मनमानी करने लगी थी और धीरे धीरे उन पर प्रेशर डालने लगी थी कि वह घर अनुराग के नाम पर कर दे। वह अनुराग को भी रोज़ समझाती थी, अपनी माँ से बोलो घर तुम्हारे नाम पर कर दे, आगे बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी। देखो पापा अचानक ही चले गए, उसके बाद अगर मम्मी को भी कुछ हो गया तो तुम्हें कितनी दौड़ धूप करनी पड़ेगी ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। तुम अपनी नौकरी देखोगे या इन सब पचड़ों में पड़े रहोगे। और क्या पता कल को हम कोई और घर खरीदें तो इस घर को बेचने की ज़रूरत पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे। वैसे भी तुम इकलौते बेटे हो, मम्मी को यह घर तुम्हारे नाम पर कर देना चाहिए। सरला जी का बिल्कुल मन नहीं था कि घर अनुराग के नाम पर किया जाए, लेकिन आम्रपाली ने घर का माहौल बहुत गंदा कर रखा था। इस बीच उनकी बेटी केशवी भी आई थी। उसने भी इस बात का विरोध किया, लेकिन आम्रपाली ने उसकी भी बेइज्जती कर दी। केशवी ने माँ को अच्छे से समझाया, देखो मम्मी, चाहे कुछ हो जाए घर कभी भी भैया के नाम पर मत करना, वरना तुम्हें ही मुश्किल होगी। जब तक घर तुम्हारे नाम पर है भैया भाभी तुम्हारी सेवा करेंगे, वरना तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। सरला जी भी सब समझती थी। अनुराग पर तो उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन आम्रपाली ने तो आते ही अपना रंग दिखा दिया था।
सरला जी बहुत परेशान हो चुकी थी इस रोज रोज की खिचखिच से। ऊपर से अब आम्रपाली ने घर को अनुराग के नाम पर करने के लिए इतना तमाशा कर दिया था कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। केशवी के साथ भी उसने बहुत लड़ाइयाँ की। अनुराग धीरे धीरे आम्रपाली की बोली बोलने लगा था, क्योंकि इतने दिनों में आम्रपाली ने उसे अच्छे से समझा सिखा दिया था और उसके कान में यह बात बैठा दी थी कि तुम्हारी बहन केशवी सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी मम्मी को भड़काने आती है। वह हमारा घर तोड़ना चाहती है, वह घर अपने नाम पर करवाना चाहती है, इसलिए मम्मी को बहकाती है। अनुराग के दिल में यह बात अंदर तक बैठ गई थी कि केशवी को उस घर का लालच है, इसलिए अनुराग अब केशवी का आना पसंद नहीं करता था। एक दिन अनुराग ने खुलेआम कह दिया, मम्मी आप बेईमानी करना चाहती हो, आपकी सारी सेवा हम लोग कर रहे हैं, पापा की भी सारी सेवा हमने की, और आप यह घर अपनी बेटी के नाम पर करना चाहती हो। यह लड़की बस हमारा घर तोड़ना चाहती है, इसे तो मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें उसने अपनी बहन को बोल दी। केशवी रोती हुई वहाँ से चली गई। सरला जी को समझ में आ गया कि अनुराग और आम्रपाली बहुत बदतमीज़ हो चुके हैं और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि उनकी बेटी की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। केशवी के बारे में आम्रपाली और अनुराग ने गली मोहल्ले और रिश्तेदारों में उल्टी सीधी बातें फैलानी शुरू कर दी। केशवी ने आना बहुत कम कर दिया था। माँ के मुंह में अगर वह कभी आ भी जाती या फ़ोन कर लेती तो अनुराग और आम्रपाली तमाशा बना देते। सरला जी इन सब गृहकलह की वजह से बीमार रहने लगी थी। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन दोनों को घर से जाने के लिए कह देती, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले तो वह एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। केशवी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और सरला जी को पता था कि वह केशवी के साथ जाकर भी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके ससुराल में समस्या हो जाएगी। वह अपनी परेशानियों को अपनी बेटी के सिर पर नहीं डालना चाहती थी, आखिर उसका भी घर परिवार था। और जैसा कि सामान्य भारतीय घरों में होता है, खासकर जॉइंट फैमिली में, बेटी के मायके वालों को वहाँ कितने दिन बर्दाश्त किया जाता है, यह बात वह अच्छे से समझती थी। इसलिए अपनी परेशानियों को वह बेटी के सर पर कैसे डाल सकती थी, इसलिए वह चुप रहती थी। लेकिन अब घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। तंग आकर सरला जी ने सोचा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, यह घर मैं अनुराग के नाम पर ही कर देती हूँ, कम से कम घर में शांति तो आ जाएगी। वैसे भी अब मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी। विनोद जी के जाने के बाद वैसे ही मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे तो जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। 2-4 साल की बात है, उसके बाद तो शायद मैं ही इस दुनिया में ना रहूं। जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे शांति चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ मेरी बेटी सम्मान के साथ अपने मायके आए, और मुझे क्या चाहिए। इसलिए उन्होंने तंग आकर अपना घर अनुराग के नाम पर कर दिया, लेकिन फिर उनके मन का डर सच साबित हुआ। अब आम्रपाली अनुराग पर प्रेशर डालने लगी, तुम दिन भर घर के बाहर रहते हो, मुझे घर देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ऊपर से मम्मी जी की तबीयत भी खराब रहती है, मैं अकेली क्या क्या संभालूं। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और तरह तरह से अनुराग को सरला जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बेटी की बातों में आकर वह रोज़ घर में लड़ाई झगड़े करती हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। अनुराग कहता था, अब क्या करोगी, मम्मी है और उन्हें हमारे साथ ही रहना है, उन्होंने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, तो बर्दाश्त करो और रहो, मैं अब इस पर क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन आम्रपाली रोज़ नए नए ड्रामे कर रही थी और अनुराग को सरला जी और केशवी के खिलाफ जी भरकर भड़का रही थी। वह कहती, ये लोग हमारा घर तोड़कर मारेंगे, इससे अच्छा मम्मी जी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, घर में शांति हो जाएगी। अनुराग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कहीं ना कहीं वह अपनी पत्नी की बातों में आ चुका था। बात वही है ना, माँ बाप बच्चों के लिए जितना भी कर ले, बच्चे माँ बाप के अपने कभी नहीं होते, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा अपने ही होते हैं। यही इस दुनिया का सत्य है। एक दिन अनुराग ने बेशर्मी से सरला जी से कह ही दिया, मम्मी अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आम्रपाली अकेले क्या क्या संभालेगी, घर देखेगी, बच्चों को देखेगी, आपको देखेगी, या फिर लंच डिनर वगैरह बनाएगी। मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, सब कुछ अकेले मैनेज करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रखवा दूँ, वहाँ आपका अपने हमउम्र लोगों के साथ मन भी लगा रहेगा और अच्छे से आपकी देखभाल भी हो जाएगी। फिर हम लोग हर हफ्ते आपसे मिलने भी आया करेंगे, आप वहाँ बहुत खुश रहोगी। सरला जी को समझ में आ चुका था कि उन्होंने घर अनुराग के नाम पर करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली है। अब जो होना था उसका अंदाज़ा उन्हें पहले से ही था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उनके पास शक्ति नहीं बची थी कलह करने की। शरीर और मन
दोनों से टूट चुकी थी वह। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। केशवी ने बहुत कोशिश की अनुराग और आम्रपाली को रोकने की, लेकिन उन लोगों ने केशवी की एक नहीं सुनी। सरला जी तो वैसे भी विनोद जी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी और किसी से ज़्यादा बहस नहीं करती थी। उन्होंने भी सोचा, चलो बढ़िया है, इस घर के माहौल से निकल जाऊंगी और अपने हमउम्र लोगों के साथ रहूंगी तो शायद मेरा भी मन ठीक लगे। और वह वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। अनुराग को अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, लेकिन आम्रपाली ने उसे इतना मजबूर कर रखा था कि आखिरकार उसने सरला जी को एक वृद्धाश्रम में रखवा दिया। शुरू शुरू में तो सरला जी को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो गई। वहाँ उनके हमउम्र लोग थे जिनसे वह दिन भर बोलती बतियाती और उनकी बातें सुनती। वहाँ के छोटे मोटे काम, बागवानी करना या थोड़ा बहुत खाना बनाना, इन सब में वह लगी रहती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा था और उन्होंने अपने मन को भी अब ठीक कर लिया था। लोगों से बोलती बतियाती और अब वह काफ़ी खुश दिखने लगी थी। अब उन्हें लग रहा था शायद ठीक ही हुआ कि वह यहाँ आ गई। कम से कम उनके दिल में सुकून तो है। कम से कम वह किसी से बोल बतिया तो पाती है। खुद को व्यस्त रखने के लिए छोटे छोटे काम तो करती हैं। कुछ ही समय में उनका शरीर भी एक्टिव हो चुका था और वह स्वस्थ हो रही थी, इसलिए अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, दिल में कहीं एक दर्द जरूर था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उसी बेटे ने उन्हें उम्र के इस पड़ाव में अकेला कर दिया था। समय ऐसे ही बीत रहा था। केशवी सरला जी से मिलने वृद्धाश्रम आती रहती थी, लेकिन अनुराग और आम्रपाली ने जिस दिन से उन्हें वहाँ छोड़ा था, उसके बाद से वे लोग एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए थे। अब सरला जी भी इस मोह माया से निकल रही थी। वह अपने हमउम्र लोगों के साथ खुश थी और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती थी। केशवी से ही उन्हें अनुराग, आम्रपाली और अपने नाती नतनी, पोते पोतियों के बारे में खबर मिल जाती थी। माँ थी तो बेटे बहू और पोते पोतियों का बुरा नहीं सोच पाती थी। हाँ, उनके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था और अपने जीवन में खुश थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। केशवे के जरिए सरला जी को पता चला कि अनुराग की दोनों किडनियां एकाएक फेल हो गई हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत पावरफुल दवाइयाँ खानी पड़ी और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से अचानक उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था। यह सुनकर सरला जी का दिल दहल उठा। उनका बेटा मौत से जूझ रहा है और उन्हें खबर तक नहीं। सरला जी भागती हुई अस्पताल पहुंची। अनुराग और आम्रपाली उन्हें देखकर नजरें झुकाए खड़े थे। अनुराग को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि यह सब उसके कर्मों का फल है और शायद आम्रपाली को भी। लेकिन सरला जी माँ थी। उन्होंने कभी अपने दिल से अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं निकाली थी। उन्होंने अनुराग को सांत्वना दी, आम्रपाली को भी संभाला और बोली, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आम्रपाली को यकीन नहीं हो रहा था। जिस सास को उसने कभी सम्मान नहीं दिया, आज वही उसके लिए इतनी बड़ी बातें कर रही है। सरला जी तुरंत ही डॉक्टर के पास गई और बोली, मैं अपने बेटे को अपनी किडनी देना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी किडनी ले लीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं तुरंत अपनी किडनी बेटे को डोनेट करना चाहती हूँ। अनुराग और आम्रपाली हैरान थे। मम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? सरला जी बोली, कुछ नहीं, मेरी उम्र ही कितनी बची है। मेरे जीते जी मेरे बेटे को कुछ हो जाए या मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत ही अपने सारे चेकअप करवाए। सरला जी की किडनी अनुराग के लिए सूटेबल थी और उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला कर लिया। जल्द ही अनुराग का ऑपरेशन हो गया और सरला जी की किडनी अनुराग को ट्रांसप्लांट कर दी गई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अनुराग स्वस्थ हो चुका था और डॉक्टर ने उसे ज़रूरी निर्देश दे दिए थे जिसका उसे जीवन भर पालन करना था। साथ ही डॉक्टर ने सरला जी और अनुराग दोनों से कहा था कि उन्हें नियमित रूप से चेकअप के लिए समय पर अस्पताल आना होगा। सरला जी भी रिकवर कर चुकी थी और अपने वृद्धाश्रम वापस जाने वाली थी। वह वहां जाने के लिए निकली। केशवी उन्हें लेने आ गई। तभी आम्रपाली ने उनके पैर पकड़ लिए। अनुराग भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़कर मत जाओ। आम्रपाली ने रोते रोते सरला जी से कहा, माँ, मैंने कभी आपको अपनी माँ नहीं समझा, लेकिन माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आपने अनुराग की जान बचाकर मुझे कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा है। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अनुराग भी लगातार रो रहा था, जो उसकी तबीयत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। सरला जी ने दोनों को चुप कराया और बोली, बच्चे माँ बाप के साथ चाहे कुछ भी कर लें, माँ बाप बच्चों का बुरा कभी नहीं सोच सकते।
आम्रपाली ने केशवी से भी माफ़ी मांगी और बोली, हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ मम्मी को हमारे साथ चलने के लिए कहो। हमें हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। केशवी ने सरला जी से कहा, आप घर चलो मम्मी, भैया भाभी सुधर चुके हैं और शायद अब जीवन भर के लिए सुधर चुके हैं। सरला जी वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि वह अपने दोस्तों के बीच खुश थी, लेकिन अनुराग के आंसू और आम्रपाली का पछतावा उनसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। इस पर अनुराग और आम्रपाली अपनी गलती अच्छे से समझ चुके थे क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया था और यह पछतावा उन्हें जीवन भर रहने वाला था। अब आम्रपाली सरला जी को पूरे सम्मान के साथ रखती, उनका पूरा ख्याल रखती। सरला जी भी अब इस परिवार में खुश थी। वह विनोद जी की फ़ोटो देखकर उन्हें याद करती और सोचती, शायद यह कुछ साल उनके जीवन में संघर्ष के लिए लिखे गए थे। शायद यह उनकी परीक्षा का समय था जो अब खत्म हो चुका है। अब अनुराग, आम्रपाली, उनके बच्चे और दादी सब एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन बिता रहे थे, जिसमें बुआ केशवी भी बीच बीच में आकर अपनी माँ का हालचाल ले जाती और भाई भाभी का प्यार पाकर वापस लौटती थी। दोस्तों, क्या सरला जी ने सही निर्णय लिया? क्योंकि एक माँ का दिल था, वह अपने बेटे को इस हाल में कभी नहीं देख सकता था, या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अनुराग और आम्रपाली ने उनके साथ बहुत बुरा किया था? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।